जनरल जॉर्ज एस पैटन ने एक बार कहा था, या तो मेरा नेतृत्व करो या मेरा अनुसरण करो या मेरे रास्ते से हट जाओ। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे ही लीडर्स की कहानियां हैं। बिल्कुल। हमारे पास शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फेयरलेस के कुछ अंश है। इसमें भारतीय सेना के साहस की 14 सच्ची कहानियां हैं। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को दोहराना नहीं है। हम उस सोच को, उस जज्बे को समझना चाहते हैं जो इन सैनिकों को हीरो बनाता है। सही बात है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि लेखक कैसे इन सैनिकों की सुपर ह्यूमन छवि और उनकी असल जिंदगी के बीच का फर्क दिखाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक तरफ वो देश के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें भी हमारी तरह पैन कार्ड बनवाना है, होम लोन की चिंता है, बिल्कुल, परिवार की देखभाल करनी है। तो क्या यही बात उनके साहस को और भी असाधारण नहीं बना देती? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, क्योंकि यही इस किताब का दिल है। और किताब की जो प्रस्तावना है जो तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने लिखी थी, वो इसी बात को और मजबूती देती है। वो साफ लिखते हैं कि भारतीय सशस्त्र बल असल में लगातार युद्ध की स्थिति में रहते हैं, चाहे वो LOC हो या पूर्वोत्तर। अच्छा। उनके लिए शांति कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। शांति को हर रोज, हर पल लड़कर कायम रखना पड़ता है। तो ये चर्चा सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में नहीं है, ये उस मानवीय हिम्मत को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, निडरता आध्यात्मिकता की पहली शर्त है। कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते। तो चलिए इसी निडरता की पहली और शायद सबसे चर्चित कहानी से शुरू करते हैं। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक से। किताब का पहला अध्याय सितंबर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर है। उरी हमले में 17 सैनिकों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्से की ऐसी लहर थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हाँ, अभूतपूर्व गुस्सा था और सरकार पर जबरदस्त दबाव था। सबको लग रहा था कि अब कुछ करना ही होगा। हाँ, और किताब बताती है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। फैसला लिया गया कि जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ताकत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। अगर जरा सी भी भनक लग जाती तो पूरा मिशन फेल हो सकता था। और यहीं पर कहानी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का मोड़ लेती है। किताब में इसे पॉलिटिकल मैस्करेड कहा गया है। राजनीतिक छलावा। हाँ, राजनीतिक छलावा। आमतौर पर सरकारें अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो जानबूझकर कमजोर दिखने का नाटक किया गया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा जुआ था। भारत सरकार ने दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया कि भारत सिर्फ बातें करेगा, कड़े शब्दों में निंदा करेगा, बस, और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का कोझिकोड में दिया गया भाषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पूरी दुनिया एक्शन की उम्मीद कर रही थी, तब उन्होंने कहा, चलिए भारत और पाकिस्तान गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए जंग लड़ें, देखते हैं कौन जीतता है। इस बयान ने तो पाकिस्तान को पूरी तरह से निश्चिंत कर दिया होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि भारत कुछ नहीं करने वाला। एक तरफ बयानबाजी का धुआं उड़ाया जा रहा था ताकि दूसरी तरफ ऑपरेशन की आग छुपाई जा सके। सही पकड़ा आपने। और इस पूरी शतरंज के बिसात के बीच इस मिशन के नायक थे मेजर माइक टैंगो, पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक युवा अफसर। किताब बताती है कि जब उन्हें उरी हमले के वक्त सियाचिन से बुलाया गया तो उन्हें भी पूरी तस्वीर नहीं पता थी। इतना ज्यादा सीक्रेट था ये सब। गोपनीयता का स्तर इतना ऊंचा था कि स्ट्राइक टीम्स को बस इतना कहा गया कि LOC तक जाओ और अगले हुक्म का इंतजार करो। कमाल है। लेकिन जो बात एक लीडर को अलग बनाती है वो यहाँ दिखती है। मेजर टैंगो की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं थी कि हमला कैसे करना है। तो फिर क्या थी? उनकी सबसे बड़ी चिंता थी डी इंडक्शन। मतलब अपने 19 लोगों को मिशन के बाद सुरक्षित वापस कैसे लाना है। ये बात हैरान करती है। हम सोचते हैं कि एक लीडर का पूरा फोकस हमले पे होगा, पर उनकी पहली चिंता अपने लोगों की सलामती थी। ये बताता है कि एक सच्चा लीडर जानता है कि जीत सिर्फ दुश्मन को खत्म करना नहीं है। असली जीत अपने हर एक साथी को सुरक्षित घर वापस लाना है। बिल्कुल। उन्हें पता था कि वापसी का रास्ता हमले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि तब तक दुश्मन सतर्क हो चुका होगा और वो बेहतर पोजीशन में होंगे। और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। किताब में जो विवरण है वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 4 घंटे का वो सफर, वो सिर्फ चलना नहीं था, वो कांटीली झाड़ियों, सर्द नालों और इस गहरे डर के बीच से गुजरना था कि अगला कदम किसी लैंडमाइन पर न पड़ जाए। और वो भी पूरी खामोशी में, जहाँ एक टहनी टूटने की आवाज भी आपकी मौत का कारण बन सकती थी। और हमला बिल्कुल वैसा था जैसा स्पेशल फोर्सेस के लिए कहा जाता है।
तेज, सटीक और घातक। मेजर टैंगो ने खुद 2 संतरियों को ढेर किया और फिर उनकी टीम ने आतंकी लॉन्च पैड्स को नेस्तानाबूद कर दिया। किताब की एक लाइन है, चलाई गई लगभग हर गोली को अपना निशाना मिला। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि उस रात की हकीकत थी। सही बात। और वापसी वो उतनी खतरनाक थी जितनी आशंका थी, उससे भी ज्यादा। मेजर टैंगो याद करते हैं कि कैसे गोलियां उनके कानों के पास से सीटी बजाते हुए गुजर रही थी, लेकिन अंत में मिशन कामयाब रहा। और सिर्फ कामयाब नहीं, बिल्कुल कामयाब से भी बढ़कर। ये सैनिकों के लिहाज से साफ यानी सर्जिकली क्लीन था। अच्छा, सेना ने 4 से 8 कमांडो के हताहत होने का अनुमान लगाया था। वो मान के चल रहे थे कि कुछ नुकसान तो होगा ही, लेकिन एक भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। एक भी नहीं। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये उस ट्रेनिंग, प्लानिंग और उस लीडरशिप का नतीजा था जिसकी हम बात कर रहे थे। और इसके बाद डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस कहानी पर मोहर लगा दी। हाँ, वो एक और ऐतिहासिक कदम था। भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर सीमा पार जाकर हमला करने की बात कबूली, जिसने पाकिस्तान को सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तर पर चौंका दिया। सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़े पैमाने का ऑपरेशन था, लेकिन इस किताब की खूबसूरती ये है कि इतने ही फोकस के साथ एक अकेले सैनिक के दिल में भी उतरती है। बिल्कुल, और लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की कहानी शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो लाइन मुझे भूलती नहीं, जब वो हर दिन जागते तो मौत मुस्कुराती, लेकिन गोस्वामी के पास मौत के लिए समय नहीं था। क्या लाइन है! इसका मतलब है कि वो एक ऐसे सैनिक थे जो मौत से नहीं डरते थे, शायद मौत उनसे डरती थी। 10 दिनों के अंदर 3 ऑपरेशनों में स्वेच्छा से हिस्सा लेना और 11 आतंकवादियों को मार गिराना, ये आंकड़े मतलब अविश्वसनीय लगते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस सुपर ह्यूमन छवि के पीछे एक इंसान भी था। हाँ। और किताब हमें उस इंसान से मिलवाती है। गोस्वामी एक पति थे, एक पिता थे। अपनी शहादत से कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी और अपने सपनों के घर के बारे में योजना बना रहे थे। हाँ, जो वो गांव में बनवा रहे थे। ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि हर यूनिफॉर्म के पीछे एक पूरी दुनिया होती है, सपने होते हैं, परिवार होता है। और पेशेवर तौर पर उनका जो रवैया था वो भी कमाल का था। वो हमेशा टीम में सबसे खतरनाक भूमिका, स्काउट की, यानी सबसे आगे चलने वाले की भूमिका मांगते थे। उनका एक ही जवाब होता था, सर मुझसे अच्छा कौन कर सकता है। ये घमंड नहीं था, ये अपने हुनर पर अटूट विश्वास था और अपने साथियों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास। और यही जिम्मेदारी उनके आखिरी ऑपरेशन में दिखाई दी। हाँ, एक मुठभेड़ के दौरान जब आतंकवादियों के फेंके ग्रेनेड से उनके 2 साथी बुरी तरह घायल हो गए, तो उस एक पल में गोस्वामी का मिशन बदल गया। दुश्मन को मारना प्राथमिकता नहीं रही, प्राथमिकता थी अपने घायल भाइयों को बचाना। वो और हवलदार महेंद्र सिंह जानते थे कि गोलियों की बौछार में बाहर निकलना मौत को दावत देना है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़े। वो आगे बढ़े। किताब में लिखा है कि गोस्वामी को 2 गोलियां लगीं, एक पेट में, एक जांघ में। वो गिर रहे थे, लेकिन गिरने से ठीक पहले भी उन्होंने अपनी राइफल से 2 आतंकवादियों को ढेल कर दिया। सोचिए, शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन दिमाग और जज्बा आखिरी सांस तक लड़ रहा था। ये बलिदान की एक ऐसी मिसाल है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल, बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो अपने साथी की तरफ रेंगते रहे ताकि उसे बचा सकें। उनके कमांडर मेजर कुमार उस रात को याद करते हुए एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, मैं पूरी रात मोहन के साथ बैठा रहा, उसका हाथ थामे, उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यह वो आदमी नहीं था जिसे गोलियों से गिराया जा सके। हाँ, ये दिखाता है कि गोस्वामी सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो अपनी यूनिट के लिए एक जज्बा थे, एक हिम्मत थे। और इसी सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। तो इंडियाज मोस्ट फियरलेस हमें दिखाती है कि हीरो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो हमारे आपके जैसे ही साधारण लोग होते हैं जो असाधारण हालात में अपने डर से कहीं ज्यादा बड़े साबित होते हैं। सही कहा। जैसा कि लेखक कहते हैं, हीरो हमारे बीच ही चलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानियां हमें उन हीरोज को पहचानने का एक मौका देती हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, इन कहानियों में साहस का मतलब है दुश्मन का सामना करना, लड़ना और जरूरत पड़ने पर जान दे देना। पर क्या साहस का मतलब हमेशा लड़ना ही होता है? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। किताब एक और तरह की बहादुरी की तरफ भी इशारा करती है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये किताब हमें सिर्फ गोलियों की गूंज ही नहीं सुनाती, ये हमें कर्नल संतोष महादिक से भी मिलवाती है। वो भी एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर थे। हाँ, एक असाधारण सैनिक, लेकिन उनका साहस सिर्फ बंदूक चलाने में नहीं था। तो किसमें था? उनका साहस बंदूकें शांत करवाने की कोशिश में था। वो आतंकवाद से ग्रस्त इलाकों में बच्चों को पढ़ाने, युवाओं को खेलकूद से जोड़ने और लोगों का विश्वास जीतने में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि असली और स्थायी जीत
सैन्य कार्रवाई से नहीं मिलती। बिल्कुल, वो कहते थे कि जीत लोगों का दिल और दिमाग जीतने से मिलती है। तो क्या ये दो अलग अलग तरह के हीरोइज्म है? एक वो जो दुश्मन को खत्म करता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में या लांस नायक गोस्वामी ने किया, और दूसरा वो जो दुश्मनी की वजह को ही खत्म करने की कोशिश करता है, जैसे कर्नल महादिक कर रहे थे। हाँ, और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे है। ये हमें कोई एक जवाब नहीं देती, ये बस हमारे सामने नायकत्व के ये दोनों रूप रख देती है। बिल्कुल। एक तरफ मेजर माइक टैंगो हैं जो देश के आदेश पर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे तबाह कर देते हैं, और दूसरी तरफ कर्नल संतोष महादिक हैं जो मानते हैं कि हर आतंकवादी को मारना समाधान नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को ठीक करना है जो युवाओं को आतंकवादी बनने पर मजबूर करती है। हाँ, और विडंबना देखिए कि कर्नल महादिक की शहादत भी एक मुठभेड़ में हुई, उसी हिंसा में जिसे वो खत्म करना चाहते थे। तो आखिर में ये किताब पाठकों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल, ये सवाल छोड़ जाती है कि एक निरंतर संघर्ष की स्थिति में नायक की हमारी परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्या इसमें सिर्फ वो शामिल हैं जो युद्ध में उत्कृष्टता दिखाते हैं, या वो भी जो शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं? शायद असली निडरता सिर्फ जंग लड़ने में नहीं है। शायद असली निडरता ये जानने में है कि कौन सी जंग लड़ने लायक है और कौन सी जंग जीतने का बेहतर तरीका बातचीत और विश्वास हो सकता है।